हम लोगों ने ये देखा था कि लोगों को ना पैसे कमाने आते हैं बट पैसे मैनेज करने नहीं आते। किसी भी ज़रूरतमंद चीज़ों को बाय करने के टाइम पे अगर उसका प्राइस टैग देख के वो बाय करना पड़ रहा है तो आप अमीर नहीं हो। जब भी सैलरी आती है मतलब इनकम आता है, इमिजिएटली इनकम के बाद इन्वेस्ट आना चाहिए, इन्वेस्ट के बाद सेविंग्स होनी चाहिए, सेविंग्स के बाद स्पेंडिंग्स होनी चाहिए एंड देन लग्जरी स्पेंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। सोशल मीडिया के वजह से लोग इतना सोशली प्रेशर्स ले लेते हैं कि हर एक चीज़ उनको चाहिए होती है। अगर उनके फ्रेंड सर्कल में, रिलेशंस में किसी ने कुछ चीज़ें बाय कर दी तो वो अपने को होना चाहिए, अपनी ही होनी चाहिए। तो ये हमारे फाइनेंशियल गोल्स जो होते हैं, जो हमें अचीव करने हैं, तो इनके लिए कौन से बेसिक स्टेप्स ज़रूरी है आपके हिसाब से? देखो, इसमें मैं 4 स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ। जी। आपके पास व्हाई, व्हेन, व्हाट एंड हाउ। एक हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए। मैं लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस की बात करूँगा। देन अच्छा। उसके बाद आपके पास इमरजेंसी फंड्स होने ही चाहिए। देन उसके बाद आपके पास शॉर्ट टर्म्स जो आपके गोल्स है वो फुलफिलमेंट के लिए कुछ डेट फंड्स होने चाहिए। अपने इंडिया में ना एजुकेशन का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, लोगों को वही बिल्कुल। पता नहीं है। लोग आज में जीते हैं। लोग बोलते हैं कि आज तो 10 लाख रुपया लग रहा है एजुकेशन के लिए, 15 साल के बाद शायद 20 लाख रुपया लगे। नहीं, आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे विथ इन्फ्लेशन तो ये अमाउंट माइंड ब्लोइंग हो सकती है। बहुत बार ऐसे होता है कि हस्बैंड चाहता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करो, वो रिस्की कॉल लेना चाहता है, और वाइफ बोलती है कि नहीं, एफडीज में इन्वेस्टमेंट्स करो ताकि वो थोड़ा सेफर हो। सर, और एक बात थी बहुत इम्पोर्टेंट कि हमेशा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट को यहाँ करना है, यहाँ करना है। तो इसका सीन कैसा है? ज़रूरी कहाँ है निवेश करना, या तो स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में? नमस्कार। बातों बातों में एक मुलाकात किसी ख़ास के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हम संत कबीर के एक दोहे से करेंगे कि साईं इतना दीजिए जाम में कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए जाम में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये बात संत कबीर ने लगभग 500 साल पहले कही थी, और तब ये बात उचित भी थी। लेकिन क्या आज के दौर में सिर्फ महज 2 वक्त का खाना खाकर आप एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी क्या बिता सकते हैं? जी नहीं। आज के दौर में जहाँ आपकी तनख्वाह महीना ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाती है, आपकी आमदनी और आपके खर्चे में कोई तालमेल नहीं बैठता, और आपकी आमदनी का पलड़ा हमेशा आपके खर्चे के पलड़े से ऊपर ही रहता है। तो कोई करे तो क्या करे? कैसे इसका संतुलन साधे? कैसे अपने पैसे बचाएं, कहीं बचत करे, कैसे निवेश करे, और कोई क्या करे कि अपने पैसों की वृद्धि हो, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ हो? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, आपके हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, और आपके हर मसले का हल ढूंढने के लिए हमने हमारे पॉडकास्ट पर आज एक ख़ास मेहमान को आमंत्रित किया है। उनका नाम है मिस्टर अमित म्हात्रे, जो पेशे से एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है। मिस्टर अमित म्हात्रे ने अपने 19 साल के लंबे करियर में हज़ारों लोगों के सपने साकार किए हैं और उन्हें एक अच्छे फाइनेंशियल ग्रोथ दिलाई है। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें, उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत मिस्टर अमित म्हात्रे से। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। मिस्टर अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू। बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? जी, एकदम बढ़िया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि मैंने आपका जो आपने मुझे बताया था, आपका करियर ग्रोथ काफ़ी देख रहा था मैं, तो आप अपने बारे में, आपकी इस लंबी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। देखो, ये जर्नी ना स्टार्ट हुई थी एक छोटे से ऑब्जर्वेशन से। अच्छा। हम लोगों ने ये देखा था कि लोगों को ना पैसे कमाने आते हैं बट पैसे मैनेज करने नहीं आते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसी सोच के साथ जब थोड़ा रियलाइजेशन हुआ, जब समझ में आया कि लोगों को ना पैसे रिटर्न्स नहीं चाहिए होते, रिटर्न्स चाहिए होते हैं बट रिटर्न्स के पीछे कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि अपने पैसे मैनेज करके अपना वेल्थ कैसे क्रिएट करें, फाइनेंशियल्स गोल कैसे क्रिएट करें, गोल्स कैसे अचीव करें। जी। तो उसी चक्कर में हम लोग ने, उसी वे में हम लोग ने पैट फाइनेंशियल्स स्टार्ट किया हुआ था। तो आज पैट फाइनेंशियल्स को 15 साल कंप्लीट हुए हैं। अरे वाह! पैट फाइनेंशियल्स हम 1800 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, जिनके हम 1800 से फाइनेंशियल ज़्यादा? अच्छा। जिनके हम फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं।
इन्हीं 1800 से ज़्यादा क्लाइंट्स का हम 350 करोड़ से ज़्यादा असेट्स मैनेज करते ओहो हैं। क्या बात। हम उनके हर एक गोल्स में हेल्प करते हैं कि ये गोल्स फुलफिल होना, ये गोल्स ऑन टाइम अचीवमेंट होना चाहिए। जैसे कि घर लेना है, रिटायरमेंट्स है, बच्चे लोगों का एजुकेशंस है, बहुत सारे फाइनेंशियल्स गोल्स रहते हैं। हर एक गोल्स में हम उनके साथ रहते हैं और एग्जीक्यूशंस में हेल्प करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो सर आपके हिसाब से एक आदमी को रिच या अमीर कब कहा जा सकता है? सिर्फ ज़्यादा पैसे होना ही अमीर होना है या इसका और भी कोई इसकी और व्याख्या कोई और है? देखो, रिच अमीर होना मतलब कोई एक नंबर में डिराइव नहीं होता है। जी। तो बेसिकली ये एक फीलिंग्स होती है कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। अच्छा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको किसी भी ज़रूरतमंद चीज़ों को बाय करने के टाइम पे अगर उसका प्राइस टैग देख के वो बाय करना पड़ रहा है, तो आप अमीर नहीं हो। और अगर आप विदाउट टैग अगर आप बाय कर पाते हो तो समझ जाओ कि आप रिचनेस के नज़दीक जा रहे हो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। हमेशा और एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपका मंथली इनकम सैलरी हो या बिजनेस इनकम हो, अगर आपको ये कब क्रेडिट हो जाए ये देखने की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो समझ जाओ कि आप फाइनेंशियल सिक्योर हो रहे हो, आप रिचनेस के पास जा रहे हो। जैसे अभी सैलरी की बात निकली अपनी, तो एक आदमी अपनी सालाना सैलरी में एक महीना भर कैसे मैनेज कर पाएगा? कैसे करना चाहिए? देखो, सैलरी मैनेजमेंट का ना एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको मैं हमेशा हमारे इन्वेस्टर के साथ ये एग्जीक्यूट करवाते हैं। आपकी जब भी सैलरी आती है मतलब इनकम आता है, इमिजिएटली इनकम के बाद इन्वेस्ट आना चाहिए, इन्वेस्ट के बाद सेविंग्स होनी चाहिए, सेविंग्स के बाद स्पेंडिंग्स होनी चाहिए एंड देन लग्जरी स्पेंडिंग होनी चाहिए। अच्छा। देखो फॉर्मूला क्या है, इनकम, देन इन्वेस्ट, देन सेविंग्स, देन एक्सपेंसेस एंड देन देन लग्जरी लग्ज़री। एक्सपेंसेस। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, किसी की अर्निंग सपोज 1 लाख रुपीज़ है, तो हम लोग 1 लाख रुपीज़ आने के बाद इमिडिएटली डिसाइड करते हैं कि उनके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म्स फाइनेंशियल गोल्स क्या है और उसके लिए इन्वेस्ट करें जी। ताकि उनका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ब्राइट हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना है, नहीं, प्रेजेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स करना है। तो जैसे ही इनकम आती है, 1 लाख रुपीज़ अगर इनकम है, हम वहीं पे डिसाइड करते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल कि 30,000 रुपीज़ उनको इन्वेस्टमेंट्स करना है। अच्छा। 1 लाख में से 30,000 गए, बचे में से 5,000 रुपीज़ उनको हम लोग बोलते हैं कि सेविंग्स करो ताकि अपने नियर फ्यूचर के जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो फुलफिलमेंट हो जाए। परसेंट की बात करो 30%, 5% दिस इज ऐसे। प्रोपोर्शनल्स, आइडियल जी। प्रोपोर्शनल्स में नहीं बोल सकता हूँ, बट हर एक का ये 19-20 हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जी। सो सैलरी, देन इन्वेस्ट, देन सेविंग्स के बाद हम लोग बोलते हैं कि उनको स्पेंड करो, तो शायद उसमें से आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज़ हो सकते हैं और बाकी बचा हुआ आप आपके बॉन्ड्स या फिर लग्जरी एक्सपेंसेस के पीछे आप लगा सकते हो। सो इनकम, इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, एक्सपेंसेस एंड देन लग्जरी लग्जरी। एक्सपेंसेस। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बताया आपने, ताकि उसको समझ सके कि उसका पैसा कहाँ का निवेश क्या कहाँ का जाना चाहिए। मेन पर्पस यही है कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ब्राइट होना चाहिए। बिल्कुल। सर आजकल जैसे आपने बताया लाख रुपए में सब कर दिया, लेकिन इतने सोशल प्रेशर आजकल देखने में मिलते हैं। जब भी इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई अपना दोस्त कहीं घूम रहा है, कोई कहीं का स्टेटस रख रहा है, तो हमें भी तो जी हमारा ललचाता है। तो ऐसे जी ललचाने में और अननेसेसरी प्रेशर में आकर हमारा भी खर्चा हो जाता है। इसके बारे में फिर कैसे कंट्रोल करें, क्या करना चाहिए? देखो, ये सोशल प्रेशर, मैं बोलूँगा सोशल मीडिया प्रेशर बन गया है आजकल। बिल्कुल। सोशल मीडिया के वजह से लोग इतना सोशली प्रेशर्स ले लेते हैं कि हर एक चीज़ उनको चाहिए होती है। अगर उनके फ्रेंड सर्कल में, रिलेशंस में किसी ने कुछ चीज़ें बाय कर दी तो वो अपनी ही होनी चाहिए। सो सोशल प्रेशर्स में बात करूँ कि अगर इंडिया में अपने यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग हैं ना जो ओवर स्पेंडिंग्स करते हैं, वो किसी नीड के लिए नहीं करते, तो सिर्फ इम्प्रेशंस के लिए करते हैं और वो भी इम्प्रेशंस किसी दूसरों पे डालने के लिए करते बराबर, हैं। दिखावेबाजी ज़्यादा, मैं शोबाजी देखता ज़्यादा हूँ कि आईफोन्स लोग बाय कर लेते हैं और वो भी ईएमआई पे। है। बट वही अगर मैं पूछूं कि अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग किया है या फिर चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग किया हुआ है क्या, तो वो ज़ीरो होती है। बराबर। तो ये सोशल प्रेशर्स अपने पे होता है कि आप अपने को कितना लेना है। हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं, फर्स्ट सीटिंग्स में हम लोग उनका आई ओपनिंग सेशंस करते हैं कि ये सोशल प्रेशर आपको हमेशा आते रहेगा, बिल्कुल। आपको उसको कैसे टैकल करना है। आपको पहले अपने फ्यूचर्स के बारे में, अपने ज़रूरतमंद जो गोल्स है पहले उनके बारे में सोचना चाहिए और देन उसके बारे में आप बिंदास होके आप आपकी लग्जरी स्पेंडिंग्स करो, बट पहले वो उनको चीज़ इम्पोर्टेंस दो। बिल्कुल।
जो ज़रूरी है वहाँ पहले आप ध्यान दो और बाकी चीज़ें फिर होती रहेगी। और देखो ये सोशल मीडिया है ना, ये हमेशा आपको प्रेशराइज डालते रहेगा कि आप इम्पल्सिव बाय करते जाओ। बिल्कुल। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मैं कैसे इन सब चीज़ों से बचता रहूँ। देखो ज़रूरत है ना, तो मैं बोलूँगा कि बाय करो, और ज़रूरत नहीं है थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़े 1-2 दिन जाने दो, देन सोचो कि मुझे ये चीज़ बाय करनी है या नहीं है। बिल्कुल, जैसे मॉल में जाते कई बार तो जो दिखा वो पसंद आ गया वो ले लेते हैं, ज़रूरत तो हो या ना हो। डिस्काउंटिंग बहुत लुक्रेटिव रहते हैं, बिल्कुल, तो डिस्काउंटिंग के मोड में जाके हम लोग बहुत सारी चीज़ें बाय कर लेते ये थोड़ा कहीं अवॉइड करना चाहिए। इम्पल्सिव जो आपका रहता है कभी-कभी परचेज़ करना, हैं। बाकायदा लिस्ट करके जाओ कहीं जाना है तो ये मुझे चीज़ें लेनी है, इसके मैं आस-पास देखूँगा भी नहीं और वही लेके आऊँगा। देखो मेरे एक दोस्त की मैं स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक दोस्त ने सिंगापुर में जाके एक, उसको डीएसएलआर बहुत पसंद आया था वहाँ अच्छा, पे। डीएसएलआर उसने बाय किया था, आई थिंक ये 10 साल पुरानी बात है, 2 लाख में। 2 और लाख में, देन अच्छा। वो वहाँ से इम्पल्सिव बाय, सब लोग थे, थोड़ा शो ऑफ भी करना था कि मैंने सिंगापुर जाके शॉपिंग किया। देन उसको रिटर्न आने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो डीएसएलआर लेके आया इसका शायद मैंने यूज़ 1 बार या 2 बार भी नहीं किया रहेगा, हुँ। और वो वैसे ही पड़ा हुआ है। सो कॉस्टिंग वो टाइम पे 2 लाख की थी। अगर वही 2 लाख रुपए उसने अगर किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किए होते, चलो इन्वेस्ट भी नहीं, मैंने तो बोलूँगा किसी अच्छी जगह पे स्पेंड भी किए होते ना, शायद वो 2 लाख रुपए उसको ज़्यादा मीनिंगफुल होते थे। तो बिल्कुल। इम्पल्सिव बाइंग से थोड़ा-सा बचना चाहिए। तो ये हमारे फाइनेंशियल गोल्स जो होते हैं, जो हमें अचीव करने हैं, तो इनके लिए कौन से बेसिक स्टेप्स ज़रूरी है आपके हिसाब से? देखो इसमें मैं 4 स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ। जी। आपके पास व्हाई, व्हेन, व्हाट एंड हाउ, ये 4 व्हाई, चीज़ें व्हेन होनी चाहिए। व्हाई, व्हाई, व्हेन, व्हेन, व्हाट व्हाट एंड एंड हाउ। हाउ। ओके। मैं डिस्क्राइब करता हूँ जी, कैसे होता है। व्हाई मीन्स आपके पास क्यों फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए, चाहिए। ज़रूरी है, बराबर। व्हाई मीन्स आपके पास रीजंस होना चाहिए कि क्यों मुझे पैसे लगने वाले हैं। तो व्हाई मिल गया, तो फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे बच्चे का एजुकेशन है, तो बराबर। मेरे पास व्हाई आ गया। व्हेन मतलब ये कब आने कब वाला लगने है, वाले तो हैं, 10 साल बराबर। के बाद, 15 साल के बाद शायद आने वाला है। तो लेट्स टेक एग्जांपल कि 10 साल के बाद आने वाला है। व्हाट अमाउंट विल आई रिक्वायर्ड, कितने पैसे मुझे लगने वाले हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि आज के डेट में चलो 10 लाख रुपया मुझे एक एजुकेशन के लिए लगने वाला है। एंड देन लास्ट क्वेश्चन आता है हाउ, अच्छा, कैसे मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। मोस्टली ये पहले तीन सवालों के जवाब आपके पास रहेंगे शायद, बट चौथा वाला है ना आपके पास नहीं रहता, मतलब मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर के पास नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं कि ये हाउ लास्ट वाला क्वेश्चन आप आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट से लीजिए, आपके एडवाइजर से लीजिए। अच्छा, बराबर। करेक्ट। तो ये एग्जांपल वही लेता हूँ कि मेरे बच्चे का एजुकेशन है, रीज़न भाई मिल गया। वैन कब, 10 साल के बाद है। बराबर। वॉट अमाउंट, सो 10 लाख रुपया आज है, तो हम लोग हमेशा इन्फ्लेशन से वो इन्फ्लेशन से वो अमाउंट कितनी होने वाली है वो वो कैलकुलेट करके करता देते है, हैं। बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल अपने इंडिया में एजुकेशन इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है, तो लोग वहाँ पे भी एक गलती कर लेते हैं। जो लोग विदाउट कंसल्टिंग एडवाइज़र खुद कैलकुलेट करते हैं, तो नॉर्मल इन्फ्लेशन 5-6% से वो लोग कैलकुलेट करते हैं, बल्कि वैसा नहीं है। हुँ। अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन एजुकेशन में लगभग 10 से 15% के बीच में वो ओहो! होता है। तो अगर मैं 10 से 15% का इन्फ्लेशन कंसिडर करता हूँ, तो यही 10 लाख रुपया 10 साल के बाद 25 लाख के अराउंड आएगा। तो अपने को प्लानिंग किसकी करनी है, 25 लाख की 25 करनी है। लाख की और ये करनी है। 25 लाख के लिए अगर मैं आज के दिन में कैलकुलेट करूँ, तो शायद ये 10 या 12 हज़ार के मंथली इन्वेस्टमेंट से ही अचीव हो सकता है। अरे वाह! तो अगर किसी को अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है, तो ये 4 स्टेप्स याद रखो। व्हाई, व्हेन, व्हाट एंड हाउ। क्यों चाहिए, कब तक चाहिए और फिर उसका जो एंड में हाउ है जो कितना आपके चाहिए, पास एंड आके वो करना हमारे, है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है तो हम है ही, हमारा बराबर, काम ही वही है, हम लोग कैलकुलेट करके भी देते हैं, और कहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए वो भी गाइड बिल्कुल, करते क्योंकि दिमाग में तो ये चीज़ें करनी, फलाना चीज़ें करनी है, हैं। और कैसे करनी है वो कोई अगर बताने वाला हो तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर आपके हिसाब से एक इंसान के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट्स के कौन से खाने होने चाहिए, कहाँ-कहाँ करने चाहिए, कैसे? देखो पोर्टफोलियो, बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। जैसे हम लोग एक वेज थाली की अगर मैं बात करूँ, तो वेज थाली में देखो कैसे राइस, दाल, बराबर। 2-3 टाइप की सब्जी होती है, रोटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। उसको हम लोग एक बैलेंस डाइट थाली बोलते हैं। सेम लाइक दैट अपना पोर्टफोलियो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है। तो बैलेंस्ड मीन्स सबसे पहले आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए। मैं लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस की बात करूंगा। देन अच्छा, उसके बाद आपके पास इमरजेंसी फंड्स होने ही चाहिए।
करेक्ट। देन उसके बाद आपके पास शॉर्ट टर्म्स जो आपके गोल्स है वो फुलफिलमेंट के लिए कुछ डेट फंड्स होने चाहिए। अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड्स, मतलब आपके पास शॉर्ट टर्म एफडीज या फिर डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। देन शॉर्ट टर्म्स आपके जो गोल्स है वो फुलफिल करने के लिए आपके पास कुछ बॉन्ड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ग्रोथ क्रिएट करने के लिए आपके पास इक्विटी स्टॉक्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर प्रॉपर्टीज़ में आपका इन्वेस्टमेंट्स होना ही होना चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो पूरा बैलेंस्ड होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी हम लोग खाना खाने के टाइम पे सिर्फ चावल खाते हैं क्या, बराबर सिर्फ है। दाल पीते हैं क्या, तो नहीं। तो ये सब चीज़ें पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, जस्ट लाइक वेज थाली। इसका अगर मैं प्रपोर्शन की बात आपसे पूछूं तो किसमें कितना प्रपोर्शन होना चाहिए? मान लो अभी टर्म इंश्योरेंस भी करवाना है, एक फलाना व्यक्ति जो 30 साल से, कब से करवाना चाहिए? पहले तो ये बात है, टर्म इंश्योरेंस आपका कौन सी एज से करवाना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए? देखो, अगर आप कमाते हैं और आपकी शादी हुई है ना, तो मैं तो बोलूँगा टर्म इंश्योरेंस पहले होना चाहिए। अच्छा। करेक्ट। शादी नहीं भी हुई तो भी होना चाहिए, बट आप कमाते हो तो आपका टर्म इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस तो मैं तो बोलूँ हर एक बंदे का होना होना चाहिए। चाहिए। वो एक दिन का बच्चा भी रहेगा ना, उसका भी हेल्थ इंश्योरेंस उनके पेरेंट्स ने निकालना चाहिए। बराबर। तो हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है। टर्म इंश्योरेंस जैसे आप कमाना चालू करते हैं, आप टर्म इंश्योरेंस बाय कर लो। कितना होना चाहिए अगर आम आपके आदमी करना चाहे तो? आपके इनकम के ऊपर वो डिपेंड होता है। मैं मोटा मोटी अगर कैलकुलेशंस बताऊं तो आपका जो सालाना इनकम होता है उसका 20 टाइम्स तक आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अच्छा। अगर किसी की अर्निंग साल की 10 लाख रुपया है हम्म। तो 2 करोड़ के अंदर उसका 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक, 10 टाइम्स से लेकर 20 टाइम्स तक उसका टर्म इंश्योरेंस कवर होना ही होना चाहिए। और बाकी जो आप बात कर रहे थे इमरजेंसी की मैं अगर हाँ बात जी। करूँ तो अपने 3 से लेकर 6 महीने के जितने एक्सपेंसेस है उतने अपने इमरजेंसी फंड्स में होने चाहिए। तो अगर मेरा महीने का अर्निंग अगर 50,000 रुपीज़ है तो मेरे पास 3 से लेके 4 लाख के बीच में इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि अगर इन केस मेरी अगर सैलरी, मेरा अगर जॉब छूट जाता है या फिर मेरा इनकम बंद हो जाता है तो अगले 6 महीने तक मेरे पास बफर हमेशा होने चाहिए। उसको बिल्कुल। बोलते हैं इमरजेंसी इमरजेंसी फंड्स। फंड्स। उसके बाद वाले जितने भी प्रोडक्ट्स है वो अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर चेंज होते जाते हैं। अच्छा। लाइक अगर मेरे शॉर्ट टर्म्स गोल्स अगर ज़्यादा है तो मेरे शॉर्ट टर्म्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होगा, और लॉन्ग टर्म गोल्स मेरे कम है या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स ज़्यादा है तो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होगा। बिल्कुल। बट हमेशा पोर्टफोलियो में सब चीज़ें होनी चाहिए। बहुत बार लोग ये गलती कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म्स नीड्स के पीछे लॉन्ग टर्म वाले सभी गोल्स इग्नोर कर लेते हैं, और लॉन्ग टर्म्स है ना तो लॉन्ग टर्म में हम लोग बाद में जाके करेंगे, और बराबर। ये गलती बहुत उनको महंगी पड़ती है जब वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बन जाता है। और एक एग्जांपल सिर्फ इसमें जी जी बता देता बिल्कुल। हूँ आपको मैं। देखो, रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है ना, लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा इग्नोरेबल अगर कोई गोल रहेगा तो वो रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट को। क्योंकि रिटायरमेंट है तो ऐसी सोच बनी है कि रिटायरमेंट मतलब 50 साल के बाद, 55 साल के बाद वो सोचना चाहिए। जी। आज की डेट में भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं जो अभी रिटायर्ड होने वाले हैं, अगले 1 या 2 साल में रिटायर्ड होने वाले हैं, और बोलते हैं मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग ना वो टाइम पे नहीं होती है, रिटायरमेंट बराबर। प्लानिंग अर्ली फेज में होती है। मैं तो बोलूँगा, मैं CFP हूँ, हमारे CFP के एजुकेशंस में ना सबसे पहले अगर हमें कुछ सिखाया जाता है तो वो रिटायरमेंट प्लानिंग सिखाया जाता है। अच्छा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए। एक ऐसा गोल है जो गोल में आपको कोई भी रिलेटिव्स बोलो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोलो आपको आके हेल्प नहीं करने वाली। बराबर। आप बाकी के कितने भी गोल्स देखो, आपको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपने रिलेटिव्स हेल्प करेंगे, बट रिटायरमेंट में कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। ना आपको कोई बैंक्स, ना NBFC आपको कोई लोन देने वाली, लोन तो देंगे ना नहीं। मैं तो बोलूँगा आपके रिलेटिव्स काम पे आने वाले, ना मैं तो बोलूँगा आपके बच्चे भी काम पे आने वाले। एक पहले का जनरेशन हुआ करता था जहाँ पे मेरा बेटा ही मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग हुआ करता है, बट बिल्कुल। आज टाइम अलग है। आज आपके बेटे के, आपके बच्चों लोगों का एक अलग चैलेंजेस है। आप पूरी ज़िंदगी उनके ऊपर डिपेंड रहना चाहोगे, पसंद करोगे? नहीं करेंगे। सो आपको आपके रिटायरमेंट्स प्लानिंग को बहुत इंपॉर्टेंस लेना देना चाहिए। पड़ेगा, बराबर है। और उसका पहले से ही प्रोविजंस करना पड़ेगा। तो किसी को अगर 60 साल की उम्र में रिटायर होना है तो उम्र के किस स्टेज पर उसे रिटायरमेंट प्लान के में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्या करना देखो, है? आइडियल तो है जब कमाना चालू कमाना करते चालू हैं ना करो तभी तभी। कर अच्छा, लो। वही। क्योंकि देखो, इसका मैं सिंपल एक लॉजिक, एक एग्जांपल बता दूं। मेरा एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने 23 एज में कमाना चालू किया था, ऑफिशियल कमाना चालू कर दिया था, मैंने फुल टाइम कमाना मैं उसको बोल सकता हूँ। अच्छा। मैंने 23 एज पे मेरा रिटर्न प्लानिंग किया था।
अच्छा, और मेरा 23 एच पे सिर्फ 2000 रुपीज़ से 2000 मंथली से मेरा रिटायरमेंट फंड अचीव हो रहा है। क्या बात है। अगर ये मैं आज करने जाता था तो मुझे समवेयर अराउंड 40,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ता था। देखो, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी चालू किया था, इसके लिए उसकी कॉस्टिंग सिर्फ 2000 रुपीज़ आई है। वो टाइम पे शायद थोड़ा 2000 रुपीज़ मुझे थोड़ा सा महंगा हाँ, लगता वहाँ था, उस वक्त बट महंगा ही आज होगा। कुछ भी नहीं लग रहा है। तो आज मेरा रिटायरमेंट ऑटोमेटिकली हो रहा है, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। सही बात है, जो काम आपको कल करना है, ढलती उम्र में करना है, उसे अपनी जवानी से शुरू किया जाए तो ज़्यादा बेटर और एक अच्छा खासा अमाउंट आपको करेक्ट, रिटायरमेंट तक में आपको मिलने एब्सोल्युटली वाला है। करेक्ट, एब्सोल्युटली बिल्कुल, करेक्ट। तो किसी भी गोल्स को ना, मैं तो बोलूँगा सबसे जितना जल्दी चालू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। चाइल्ड एजुकेशंस, डोंट वेट, आप जितना जल्दी चालू करेंगे उतना अच्छा उसी में आ रहेगा। रहा था, एजुकेशन की भी बात मैं पूछने वाला था आपसे कि एजुकेशन का एक अच्छा खासा खर्चा पेरेंट्स को उठाना पड़ जाता है, राइट फ्रॉम वो चाइल्ड प्लानिंग से लेकर जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता, फिर कॉलेज है, हायर स्टडीज़ में है, तो इसका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे किया जाए ताकि बाद में जाके दिक्कत ना हो। देखो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि अपने इंडिया में ना एजुकेशन का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, लोगों को वही बिल्कुल। पता नहीं है। लोग आज में जीते हैं। लोग बोलते हैं कि आज तो 10 लाख रुपया लग रहा है एजुकेशन के लिए, 15 साल के बाद शायद 20 लाख रुपया लगेगा। नहीं, आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे विथ इन्फ्लेशन तो ये अमाउंट माइंड ब्लोइंग हो सकती है। तो आपको ना उसके लिए पहले प्रिपेयर करना है खुद को कि मुझे इतना बड़ा पैसा अचीव करना है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आज जितने भी डिग्रीज, जो भी एजुकेशन सिस्टम आज है, वो टाइम पे शायद बहुत सारा चेंजेस हुआ रहेगा। वो टाइम पे शायद फॉरेन स्टडीज़ बहुत कॉमन हुई रहेगी। तो अपने को ना उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है। तो सबसे पहले आपका एजुकेशन, आपके जैसे मैंने वाई वेन वॉट बताया था, बराबर। तो सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। वाई चाइल्ड एजुकेशन कब आने वाला है और कितना अमाउंट लगने वाला है, इसका प्रोविजन आज से ही चालू करो। दूसरा, उसमें और एक चीज़ मैं आपको ऐड करूँगा कि ये ऐसा एक गोल है जो कि नॉन इग्नोरेबल है। ये सब चीज़ों में मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग्स की, मैंने ये गोल्स के टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट चालू किया और मुझे ही कुछ हो गया तो बराबर, वो भी तो है। ये गोल ना सिक्योर होना चाहिए। तो ये गोल्स के अगेंस्ट में अपना इंश्योरेंस भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, अच्छा, ताकि इन केस अगर मुझे कुछ होता है तो इतनी अमाउंट्स मेरे बच्चे का एजुकेशन फुलफिलमेंट करे, और शायद मेरे उसके बाद वाले जितने भी गोल्स है, वाइफ का रिटायरमेंट है, वो भी फुलफिलमेंट हो। तो हमेशा एक चाइल्ड एजुकेशन के पीछे इंश्योरेंस फैक्टर भी कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये इंश्योरेंस जो होता है तो जनरल इंश्योरेंस जैसा ही होता है कि चाइल्ड एजुकेशन के कोई अलग से इंश्योरेंस का प्राविधान है, कैसा है? देखो, इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे प्लान्स है चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी, बट मैं प्रीफर हमेशा करूंगा कि आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, और आपका एजुकेशन प्लानिंग के लिए आपके पास जो प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, लाइक आज के डेट में म्यूचुअल फंड्स बहुत ट्रेंडिंग में है, तो म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए जो कि काफ़ी हद तक अपने गोल्स अचीव करने में सक्षम होने चाहिए। सपोर्ट्स करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हमारी बात चली भी एजुकेशन के बारे में, तो पेरेंट्स का भी उसमें रोल तो बहुत दोनों का होता होगा, मेन करेक्ट, एंड बहुत उसकी माँ इंपॉर्टेंट और होता है। उसका पिता। बराबर। तो वुमेन का कभी-कभी मैनेजमेंट जो करना है पैसों का, उससे सोचने का तरीका कुछ पुरुषों से अलग होता है या कैसे सेम ही होता है? आपका क्या कहना है? देखो, पैसों पैसों के बारे में अप्रोच है ना सेम होना चाहिए, बट हमेशा वुमेंस का डिफरेंट होता है। देखो, वुमेंस के लाइफ में ना बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, जैसे कि उनका करियर ब्रेक्स होता है बिकॉज ऑफ मैटरनिटी, उनकी डिपेंडेंसी इश्यूज बहुत होते हैं, या फिर मैं अगर बोलूँ उनका बहुत बहुत डिले रिटायरमेंट होता है क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत होती है। तो उनका हमेशा प्लान ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कस्टमाइज होना चाहिए। उनको बहुत बार ऐसे भी होता है कि उनको फाइनेंस के बारे में बहुत कम नॉलेज होता है। जी। आज के डेट्स में वो अलग है, पहले के जनरेशन में वो बराबर। ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि ज़्यादा करके औरतें उतने पैसे नहीं कमाते थे इसके वजह से। बट अगर मैं दूसरा एंगल देखूँ तो लेडीज़, फीमेल्स सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती है कंपेयर टू मेंस। जी, तो उनको अगर उनको अगर किसी गोल्स को अचीव करना है तो मेन से ज़्यादा वो इफेक्टिवली उसको अचीव कर सकती है बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। सेविंग्स भी अच्छी खासी कर सेविंग्स लेती है। काफ़ी अच्छी बात कर करते लेती हैं। है आपने वुमेन। आपने देखा रहेगा जी। मेरी मम्मी भी सेविंग्स चावल के डब्बे में करती थी, पॉकेट वैसे हाँ, बहुत सेविंग्स हाँ। करती थी। पुराने लोग बहुत करते, जब भी कहीं ज़रूरत होती थी कहीं से डिब्बे में से कोई पोटली-वोटली निकाल के चलो ये आप अब इस्तेमाल करो, तो सेव किया गया है। क्योंकि बिल्कुल। इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमने हमारी
जो मेड होती है उनका भी हम लोग ने इन्वेस्टमेंट्स किया था, SIP स्टार्ट की। अच्छा। तो उनके SIP जस्ट 1,000 रुपये के SIP स्टार्ट करते करते दिन धीरे धीरे वो बढ़ाते बढ़ाते आज उनका पोर्टफोलियो 10 से 12 लाख के बीच में ओ हो गया है। हो, तो क्या उनके बात शब्द है। देखो क्या है, वो खुद बोलते हैं कि आज मुझे ना किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ते। देखो कितनी बड़ी बात है ये बिल्कुल। दिस इज ट्रू वुमन एम्पावरमेंट जो कि होनी चाहिए। बराबर, बराबर। और इसमें लेकिन हस्बैंड और वाइफ का दोनों के इंटरेस्ट भी सेम होने चाहिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो पति एक बोल रहा है, बीवी एक अलग बोल रही है, थोड़ा उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो पैसों के मामले में मिसअंडरस्टैंडिंग अगर रहेगी ना तो वहाँ पे ना डिस्टेंस बनते जाएगा। बहुत बार ऐसे हम लोग ने भी देखा हुआ है कि हस्बैंड वाइफ्स के पैसों के मामले में अंडरस्टैंडिंग बराबर होती नहीं है। अब ये सोचो कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग अगर बराबर है तो कोई भी गोल अगर अचीव करना है ना तो उसका स्पीड डबल हो जाता है ऑटोमेटिक। बिल्कुल। करेक्ट। बहुत बार ऐसे होता है कि हस्बैंड चाहता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करो, वो रिस्की कॉल लेना चाहता है, और वाइफ बोलती है कि नहीं FDs में इन्वेस्टमेंट्स करो ताकि वो थोड़ा सेफर होता है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपका एक डिस्कशंस आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ करो, आपके ये सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं क्योंकि आपको वो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का एडवाइस देते हैं। हम लोग तो बिल्कुल हमेशा हमारे इन्वेस्टर के साथ देते हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग हमारे सभी इन्वेस्टर्स को यही अप्रोच करते हैं कि आप जब भी कंसल्टेशंस करते हो विथ स्पाउस किया करो। आपको दोनों को पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंस कैसे हैंडल किए जा रहे हैं, आपके पैसे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, कैसे बैलेंस्ड वे में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। वुमन से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अपने लापता लेडीज़ मूवी देखिए। हाँ जी। देखिए उसमें ना दो कैरेक्टर्स है, दो मेन एक्ट्रेस के कैरेक्टर्स है। एक जो मेन लीडिंग एक्ट्रेस है वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है अपने करियर के मामले में बराबर। क्योंकि वो एजुकेटेड होती है, उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है। और दूसरी कैरेक्टर्स बताई हुई जो कि एजुकेटेड नहीं होती है, अगर आपने ठीक से देखा रहेगा वो हमेशा बहुत लो कॉन्फिडेंस फील करती है और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती है। बिल्कुल। बट अगर आपने ठीक से देखा रहेगा और एक कैरेक्टर था, एक बूढ़ी औरत का कैरेक्टर था जो कि स्टेशन पे रहती थी, जो कि फाइनेंशियली साउंड तो नहीं बोल सकता हूँ बट बहुत वो इंडिपेंडेंट थी, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी थी। बहुत अच्छी मूवी है। बहुत ये मूवी अपने को बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो फाइनेंशियल वुमेन्स एम्पावरमेंट में हमेशा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट वुमेन्स को स्टेबिलिटी देते हैं, सिक्योरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, इंडिपेंडेंस देता है और डिसीजन मेकिंग पावर देता है। तो हमेशा अपने घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको हमेशा आपको एम्पावर करना है फाइनेंस के बारे में। सर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ये एक लाइन है कि इफ़ यू वांट टू टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस टेक फ्रॉम प्रोफेशनल्स एंड नॉट फ्रॉम फ्रेंड्स। और इसमें मैं ऐसे ही कहूँगा कि बहुत बार ना लोग अपने दोस्त ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, उसका कैसा चल रहा है, तो मैं उसको फॉलो करूँ। ये गलती शायद आमतौर पर बहुत लोग करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखो दोस्त ने बोला स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, दोस्त ने बोला क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करो तो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया, दोस्त ने बोला कि ये पॉलिसी बाय करो तो ये पॉलिसी बाय कर ली। इसमें ना कहीं पे भी दोस्त ने आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग, आपके गोल्स देखे नहीं हुए हैं। बिल्कुल। देखो दोस्त फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स फुलफिलमेंट में एक एक्सपर्ट प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है, ना कि फ्रेंडली सजेशंस। बिल्कुल आपको बिल्कुल। हमेशा ये ध्यान देना ही देना चाहिए। देखो ना, मेरा एक एग्जांपल बता देता हूँ। मेरे दोस्त के साथ ही हुआ था। मेरे दोस्त ने किसी उसके और एक दोस्त का देख के एक ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स किया था। अच्छा। एक ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद दोनों के रिटर्न्स अलग अलग थे, क्योंकि उसने जब इन्वेस्टमेंट किया था वो 5 साल पहले किया था और इसने अच्छा। जो किया था 5 साल के बाद किया था। बहुत बार हमारे पास भी ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं कि देखो मैंने ये स्कीम्स, म्यूचुअल फंड स्कीम में मैंने इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ बट देखो रिटर्न्स नहीं दे रहा है। बट शायद हमारे एडवाइस में भी वही फंड्स होता है, बट क्या होता है लोगों का वो फंड्स या फिर वो जो भी प्रोडक्ट है उनको देखने का नज़रिया अलग होता है। उनके पास टाइम नहीं होता है उतना वो प्रोडक्ट को होल्ड करने का, शायद उसमें कितनी बड़ी रिस्क वोलेटिलिटी है वो मेजर नहीं कर पाते। बराबर तो बराबर। आप ना हमेशा एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ही एडवाइस लेते जाओ कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त की ना लेते जाओ। हाँ, दोस्त अगर फाइनेंशियल एडवाइस है तो ठीक है, दोस्त अगर फाइनेंशियल एडवाइजर तो ठीक है, अगर बट वो आप नहीं है। आपके दोस्त को फाइनेंशियल एडवाइजर मत बनाओ। सर और एक बात थी बहुत इम्पोर्टेंट कि हमेशा
स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट को यहाँ करना है, यहाँ करना है, तो इसका सीन कैसा है? ज़रूरी कहाँ है निवेश करना, या तो स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में? देखो, अगर आपके पास टाइम कम है, आपके पास नॉलेज कम है, आपके पास इंफॉर्मेशन कम है, तो मैं बोलूँगा म्यूचुअल फंड सही है। अच्छा। आपने बहुत बार टीवी पे भी ऐड देखा रहेगा कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड वाकई में ही सही है। एक दूसरा भी एक मीथ है म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। हाँ, नहीं, वो भी ऐसा पता नहीं है। है। अच्छा। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। वो एक एक सेगमेंट है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स का। बट म्यूचुअल फंड्स बैंक एफडीज, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो डायरेक्टली स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन नहीं होगा। हाँ, बट स्टॉक्स का और इक्विटी म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन होगा। देखो, लोगों को ना ये सिंपल चीज़ें भी नहीं पता होती है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि एक बार कंसल्टेशन करो, बिल्कुल, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को मिलो, समझो कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट हम हमेशा हमारे इन्वेस्टर्स को भी इतना नॉलेज होने के बावजूद भी पहले प्रीफर करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में आपका एक साइजेबल पोर्टफोलियो बनाओ। अच्छा, देन ओके। साइजेबल पोर्टफोलियो होने के बाद एक थोड़ा थोड़ा अलोकेशंस इक्विटी स्टॉक्स में भी बनाना चालू कर दो, बट स्लोली ग्रेजुअली। डायरेक्टली इक्विटीज में जंप मत करो, बहुत रिस्की होता है, बहुत वोलेटाइल होता है। बहुत बार आपने भी देखा रहेगा, न्यूज़ में भी आता है, न्यूज़पेपर्स में भी आता है कि लोगों ने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, लोगों ने डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर दिया और पैसे गवा दिए, बिल्कुल, और देन बिल्कुल। सुसाइड भी कर दिया। ऐसे भी न्यूज़ बहुत बार आती बहुत है। आता है। आज के डेट में भी बहुत ट्रेंडिंग है अवधूत साठे करके, जो हाँ, अभी फिलहाल ही अ, काफ़ी उनको जो बैन भी करे उनको सेबी ने। बैन भी लगा हुआ है। तो बिल्कुल, लोग ना ऐसे लुक्रेटिव स्कीम्स में घूम जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है, उनको लगता है रातों रात पैसा स्टॉक मार्केट में बनता है, और अपने पैसे खुद जला लेते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। स्टॉक्स में जाना है तो थ्रू एडवाइजर जाओ, बेटर रहेगा। लॉन्ग टर्म्स के लिए जाओ, बेटर रहेगा। बट शुरुआत म्यूचुअल फंड से करो, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा सिक्योर सेफ रहेगा। रहेगा। बिल्कुल। सिंपल चीज़ है ना। देखो ना, अगर म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू स्टॉक मार्केट, अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू स्टॉक मार्केट प्लस फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर को बहुत नॉलेज होता है, उसके पास एनालिस्ट टीम होती है जो कि हर एक सेक्टर्स में, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, वो कंपनी में क्या चल रहा है, इसका डिटेल में जाके एनालिसिस करते हैं। देन जाके कॉल्स देते हैं कि ये स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल पर्सन ये सब नहीं कर पाता है। बराबर। नॉर्मल पर्सन सिर्फ अपना दोस्त का सुनता है, ज़्यादा टीवी पे आके कोई बंदा बता रहा है उसका सुन के इन्वेस्टमेंट्स कर लेता है और अपने पूरा पोर्टफोलियो मैस करके लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही एडवाइज़र की ज़रूरत ज़रूरी है। अगर आपका नॉलेज कम है तो किसी एक्सपर्ट से आप सलाह ले लो, और जहाँ आपको निवेश करना वहाँ कर लो। मैं मेरा खुद का, अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी स्टॉक्स का अलोकेशन 5 या 10% का ही, उसके ऊपर नहीं है। अच्छा। बाकी सब म्यूचुअल फंड्स में है। ओके। सर, एक थोड़ा-सा एक मोटा-मोटा समझ था, अगर मेरे पास मान लो कल 25 लाख रुपए आ गए और मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है, और मुझे उसमें से लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन भी चाहिए, इनकम भी चाहिए, और उसकी ग्रोथ भी होनी चाहिए, तो Correct. मुझे उसका बाइफरकेशन डिवीजन कैसे करना चाहिए? देखो, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता है। हम लोग वैसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज रन करते हैं, बट एक कॉमन स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ, उसको हम लोग 3 बकेट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। 3 बकेट्स, ओके। 3 बकेट स्ट्रैटेजी। जानना चाहूँगा। सबसे पहला बकेट आपका होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। ओके। सबसे पहला इमरजेंसी बकेट में आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी आ गया, और आपके जितने भी इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशंस आती है उसके लिए पैसे होने चाहिए। सेकंड बकेट आता है आपका शॉर्ट टू मिड टर्म के जितने भी गोल्स है उनके लिए, और थर्ड बकेट्स आता है आपकी ग्रोथ, आपकी कंपाउंडिंग, आपके पैसे बनने के लिए, अच्छा। जिसमें रियल वेल्थ क्रिएट होती है। तो पहला बकेट आपका इंश्योरेंस और इमरजेंसी कवर करेगा। सेकंड बकेट आपका शॉर्ट टर्म गोल्स कवर करेगा, और थर्ड बकेट्स आपका लॉन्ग टर्म गोल्स कवर करेंगे। ओके। मैं प्रोडक्ट भी बता देता हूँ। जी। फर्स्ट बकेट्स में हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक एफडीज या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। सेकंड बकेट में हाइब्रिड फंड्स, बॉन्ड्स ऐसे, या फिर लॉन्ग टर्म एफडीज, ऐसे कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए। और थर्ड बकेट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेल्थ क्रिएशंस में, वहाँ पे आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या फिर रियल इस्टेट्स होने चाहिए। तो 3 बकेट स्ट्रैटेजी अगर आपने रन कर दी, आपका कल्याण होना ही होना। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कही जाती है हमेशा कि अगर आप में पेशेंस है तो ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ये जल्दबाजी वाला काम नहीं है। ये कहाँ तक सच है? देखो, ये पूरा सच नहीं, थोड़ा सच है उसमें, बट पूरा सच इसके लिए नहीं मैं बोल सकता हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड है ना, शॉर्ट टर्म के लिए भी बना हुआ है। अच्छा। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है।
मुझे अगर 7 दिन के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स करना है, 7 दिन के लिए, तो अभी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ। अच्छा। हालांकि उसकी कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट है। मैं आपको पूछता हूँ, अगर आपके पास कुछ बड़ी अमाउंट है जो आपको पता है कि आपको 15 दिन के बाद किसी को देनी है, आप क्या करोगे? आप मोस्टली सेविंग अकाउंट में पैसे बस रखेंगे। वही करूँगा। बट मैं बोलूँगा वही 15 दिन के लिए आप म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स प्रीफर कर सकते हैं। 15 दिन में आप साइजेबल अमाउंट उसके ऊपर कमा सकते हो, जो कि आप सेविंग अकाउंट में नहीं कमा पाते हैं। अच्छा। आज के डेट की अगर बात करूँ तो 3-3.5% से ज़्यादा सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वो भी क्वार्टरली मिलता है, हम लोग उसको देखते भी नहीं मिला है कि नहीं बराबर। मिला है करके। बट वही अगर मैं डेट फंड, लिक्विड फंड्स की बात करूँ, तो आज के डेट में 6% के आजू बाजू में रिटर्न छूटते हैं। तो सोचो, आप 3% से डायरेक्टली 6% पे आ गए विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, जिसमें बराबर। रिस्क भी नहीं होता है। तो आपके ग्रेट। पैसे कितने बन सकते हैं देखो। तो शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में होता है, कोई रिस्क नहीं होती उसमें। तो एक मीथ है कि म्यूचुअल फंड्स ओनली फॉर लॉन्ग टर्म्स, या फिर उसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर, काफ़ी कुछ आपने आज हमें बताया, इस इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कौन सा फ़ायदेमंद है, कौन सा नुकसान हो सकता है। अगर किसी यंग बंदे को अगर इस फील्ड में आना है और इन्वेस्टमेंट करना है और उसे एक सस्टेनेबल लाइफ और पैसा आगे चाहिए, उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? देखो, यंग इन्वेस्टर के पास ना सबसे बड़ा असेट्स होता है ना, तो वो होता है टाइम। अच्छा, उसके बराबर। पास बहुत लंबी अवधि होती है इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड करने के लिए। तो यंग इन्वेस्टर को यही एडवाइस करूंगा कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। भले छोटे अमाउंट से करो, बट स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद जैसे जैसे आपका इनकम ग्रो होते जाता है, वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ाते जाओ। तीसरा एडवाइस ये दूंगा, ये जो भी लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, तो किसी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट्स करने की जगह पे आप ऐसे असेट क्लास में करो जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। अच्छा। लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म में। राइट। चौथा मैं एडवाइस ये दे दूंगा कि इसको कंटिन्यू रखो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। चाहे तो डिस्टर्ब करना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स उसके लिए कर सकते हो, बट इसको कंटिन्यूशंस में रखो, आपका बड़ा कॉर्पस बन सकता है। एक सिंपल एग्जांपल, अगर कोई 25 साल वाला बंदा 1,000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर लेता है, आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है कि 25 साल पे चालू किया हुआ है, 15 साल के बाद बंदे का 1 करोड़ के ऊपर पोर्टफोलियो बन गया है। क्यों? उसने डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टमेंट्स किया, रेगुलरली वो इन्वेस्टमेंट को ग्रो भी किया, उसको रिटर्न्स भी अच्छे खासे बने, और उसका एक साइजेबल पोर्टफोलियो भी बन गया। कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में हम जब बात करते हैं तो करेक्ट, ये करेक्ट, इसी करेक्ट। का ये तो नतीजा हम लोग होगा ने शायद। स्कूल में पढ़ा हुआ है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना बड़ा होता है, 8वां बिल्कुल। अजूबा जिसको बोलते हैं। बट ये लोग ना रियलाइज नहीं करते, अपने खुद के लाइफ में भी ये हो सकता है। बिल्कुल। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत बड़ी साइजेबल अमाउंट असेट्स बन जाती है, आप बिलीव ही नहीं कर सकते। अगर छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट भी हो तो लॉन्ग टर्म में आप जाके वो 500 कब रुपए बड़ा से होगा। भी चालू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, यदि आपको कोई मिलना चाहिए, आपसे कंसल्टिंग इस बारे में लेना चाहिए, तो उसका कैसे होगा, प्रोविजन कैसे होगा आपकी तरफ से? अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम कोई कंसल्टेंसी फीस चार्ज नहीं करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। हम लोग हमेशा इन्वेस्टर्स को अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात करते हैं। कोई भी हाँ। हमें कांटेक्ट करता है ना, तब सबसे पहले हम डेटा गैदरिंग करते हैं, क्यों कि उनको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्यों है, और उसके पीछे, उसके अगेंस्ट में अपने को क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स, कितना इन्वेस्टमेंट्स करना है, हम लोग वो डिफाइन करके उनको बताते हैं। तो अच्छा। अगर आपके दर्शकों के पास अगर ऐसा कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं रहेगा, तो आप बिंदास हमें संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी भी आंखें खोल दी, बहुत सारी नई चीज़ें आज हमें सीखने को मिली है, और मुझे यकीन है हमारे दर्शक भी वो जो पॉडकास्ट देखेंगे उन्हें भी इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है और कहाँ से शुरू करना है, ये सारी बातें आज उनको ध्यान में आ गई होगी। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको बहुत कैसा धन्यवाद। लगा हमारे साथ बैठकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें डिस्कस की मुझे आपके साथ। बहुत सारे आपने क्वेश्चंस पूछे। आई होप मेरे ये सवालों का आपके दर्शकों के बिल्कुल ऊपर बिल्कुल सर, पॉजिटिव पूरा। इम्पैक्ट करेगा। वो अपना
वो अपना फाइनेंस अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा काम ही वही है। जी देखो बिल्कुल। देखो फाइनेंस है ना, उसको जितना सिंपल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं, बहुत उसको कॉम्प्लेक्सिटी में लेके जाते हैं और सिंपल और अपना फाइनेंशियल गोल्स मिस आउट कर लेते हैं। हम उसी के लिए बने हुए हैं। बिल्कुल। आप आपका फाइनेंशियल गोल्स अच्छे वे से, सिंपल वे से आप कीजिएगा और अपने जितने भी गोल्स आने वाले लाइफ में उनको फुलफिल करते जाइएगा। थैंक यू बहुत सो बढ़िया मच। बात। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर। आपको किसी प्रकार की कोई भी अगर उसमें शंका हो, क्वेश्चंस हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने अमित सर के पूरे डिटेल्स हमने दे दिए हैं। आप चाहें तो वहाँ से उनको संपर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे नॉलेज भरे पॉडकास्ट देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए एक्सपर्ट के और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखिए और फाइनेंशियली ग्रो होते रहिए। धन्यवाद।